Hello guys, welcome to the lecture 8 of capacitors by Vidyamandir classes in collaboration with Dr. Guys, my name is Jitin Gupta. Guys, lecture 6 और 7 of capacitors के अंदर हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की डिस्कशन करी थी, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स करी थी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स के अंदर हमने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था यूजिंग केवीएल एंड कुछ केसेस में केवीएल प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो गाइस वो सारी चीजें अब जब हमें एक बेसिक लेवल पे क्लैरिटी हो गई है कि किसी भी टाइम टी पे करंट और चार्ज क्या है, अब हम थोड़ा ऊपर उठ के जो मेन चीज है हमारी हम बात कर सकते हैं. जो मेन जो एक्सचेंज हो रहा है वो सर्किट के अंदर वो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. तो वी कैन फाइनली टॉक अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज. एनर्जी का एक्सचेंज जो चल रहा है सर्किट के अंदर एक चार्जिंग या डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर. एंड गाइस जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं इस टॉपिक से वो सारी एनर्जी रिलेटेड ही होती है. तो हमारे जो बेसिक हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी एनालिसिस में क्या हो रहा है, एनर्जी वाइज क्या हो रहा है सर्किट के अंदर. सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड उससे भी क्वेश्चन आते हैं, बट दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. तो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर वी स्टार्ट मैं जस्ट जल्दी से एक रिकैप करना चाहता हूं ऑफ थिंग्स जो हमें आज के लिए चाहिए होंगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं डीसी सर्किट में, कुछ इस चैप्टर के अंदर जब हम स्टडी कर रहे हैं तब भी हमने रिपीट करी है, बट ठीक है, डजंट मैटर. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इनके रिगार्डिंग, तभी जाके आज का लेक्चर हम मजे से देख पाएंगे और सारी चीजें ग्रास्प कर पाएंगे. तो गाइस पहली चीज जो सबको पता ही होनी चाहिए कि अगर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ करंट आई मूव कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ हीट डिसिपेट हो रही है. और कितने अमाउंट की हीट डिसिपेट हो रही है गाइस, वो हमें पता है कि जो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट है अगर करंट आई है रेजिस्टेंस आ रहा है तो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो गाइस रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज आई स्क्वायर आर, और ये चीज हमने डिराइव करी थी डीसी सर्किट में कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आई करंट है रेजिस्टेंस आ रहा है तो किस रेट से हीट डिसिपेट होगी, आई स्क्वायर आर. एंड गाइस अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि ठीक है ये मैंने सर्किट को ऑन छोड़ दिया जीरो से कैपिटल टी टाइम के लिए, 0 से 10 सेकंड बोल देते हैं लेते, तो मुझे निकालना है कि टोटल उस कैपिटल टी टाइम में, टोटल उस 10 सेकंड के अंदर कितनी हीट डिसिपेट होगी. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड होगा वो होगा इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी. कि हमने बोला कि देखो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन dH by dt is P which is I square R. तो जो टोटल हीट डिसिपेटेड हो जाएगी वो इंटीग्रल dH हो जाएगी which is इंटीग्रल I square R dt, जीरो से लेके कैपिटल. तो गाइस आई होप ये चीज भी क्लियर है. तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन और फिर रेट ऑफ हीट ऑफ डिसिपेशन को यूज करके टोटल हीट डिसिपेटेड इन अ सर्किट कैसे निकालते. सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए गाइस आज के लेक्चर के लिए कि बैटरी के अक्रॉस अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मूव करता है तो या तो बैटरी केमिकल एनर्जी गेन करती है या बैटरी केमिकल एनर्जी लूज करती है. अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अगर बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है और बैटरी फिर वो एनर्जी लूज करती है. और बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसको मिलती है, वो चार्ज को मिलती है जो बैटरी के क्रॉस मूव कर रहा है. कि अगर मेरा कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है तो वो जो चार्ज है उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पे जा रहा है तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज होगा वो हो जाएगा चार्ज टाइम्स दी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल का कितना गेन हुआ है, अगर वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज मूव कर रहा है तो जो चार्ज ने एनर्जी गेन करी है, चार्ज ने कितनी एनर्जी गेन करी है गाइस, क्यू टाइम्स ई. क्यू टाइम्स ई क्योंकि ई का पोटेंशियल डिफरेंस है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में, तो क्यू टाइम्स ई चार्ज ने एनर्जी गेन करी है. तो यहाँ पे जो एनर्जी गेन्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन्ड बाय चार्जेस क्यू टाइम्स ई, और उतनी एनर्जी फिर लॉजिकली बैटरी ने लूज करी. किस फॉर्म में थी बैटरी के अंदर, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में से वो कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज. तो गाइस ये दो चीजें पता होनी चाहिए. डिस्चार्जिंग वाली बात भी अगर तुम्हें करनी हो कि अगर यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग बैटरी वाली बात हो गई, अगर चार्जिंग बैटरी की बात करनी हो
तो फिर चार्ज ऐसे मूव कर रहा होगा, चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा और चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा। तो चार्ज हायर पोटेंशियल पे एंटर कर रहा था और चार्ज लोअर पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा है, तो चार्ज पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर बैटरी की ईएमएफ ई है तो हो जाएगा Q टाइम्स E, एंड दैट इज द केमिकल एनर्जी गेन्ड बाय सेल, गेन बाय सेल। तो गाइस आई होप ये सारी चीजें क्लियर है, ये हमें पहले से पता है। नहीं भी पता है तो अब हमने रिकैप कर लिया इन सारी चीजों का, क्योंकि आज की जो डिस्कशन हमारी होने वाली है उसमें हम एक्सटेंसिवली ये दो चीजें यूज करने वाले हैं। तो गाइस पहला जो हमारा सबसे बेसिक सर्किट देखते हैं, कि जो हमने सबसे पहले चार्जिंग वाला केस करा था, तो चार्जिंग वाले सर्किट की जल्दी से हम एक बार बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग वाले सर्किट में मुझे क्या दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है ये वाला, और कैपेसिटर अनचार्ज है गाइस। कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी है ईएमएफ ई की, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है टोटल वो आर दे रखी है गाइस। एंड फिर हमें पता है कि जब मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा, कि लेट से एट टी इज इक्वल टू 0, हमने डिसाइड करा कि स्विच को बंद कर देते हैं। तो स्विच को बंद करने के बाद क्या होगा, कुछ देर बाद बैटरी कुछ चार्ज मूव करा चुकी होगी सर्किट के अंदर, राइट वाली प्लेट ऑफ द कैपेसिटर से लेफ्ट वाली प्लेट पे कुछ चार्ज मूव कर चुका होगा। लेफ्ट वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, राइट वाली प्लेट पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ हमने अज्यूम कर लिया है करंट आई। और हमें पता है ये करंट और चार्ज की वेरिएशन विद टाइम क्या होती है। अगर गाइस नहीं पता है, मैं इसको फिर से डिराइव नहीं करने वाला हूँ, यू हैव टू गो एंड वॉच लेक्चर 6 ऑफ कैपेसिटर्स। मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे जो चार्ज, जो ये क्यू है कैपेसिटर की प्लेट पे, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है गाइस, उसका जो Q एज अ फंक्शन ऑफ T हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा C टाइम्स E into 1 minus E to the power minus T by resistance of the circuit, capacitance of the circuit, ये। So this is my charge की variation with respect to time। इनिशियल चार्ज गाइस हम देख सकते हैं 0 है, फाइनल चार्ज जो आएगा बैटरी, सॉरी जो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज जो आएगा वो C टाइम्स E आएगा। और गाइस इसी को डिफरेंशिएट करके हम करंट भी निकाल लेते हैं, कि करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज E by R 1 minus E to the power minus T by RC माइनस T by RC। ये गाइस मेरे पास करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। सो मेरे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है। अब मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, लेट्स लुक एट दैट। तो गाइस पहली चीज जो मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं सर्किट को, उस इंस्टेंट पे करंट आई है, तो मैं बोल सकता हूं कि हीट रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इनसाइड रेजिस्टर, जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज आई स्क्वायर आर। हमने अभी रिकैप में भी बात करी थी, और मुझे आई करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो यहाँ पे वो डाल देता हूँ कि पावर डिसिपेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन किसी भी टाइम टी पे रेजिस्टर के अंदर क्या होगा, करंट वाला फंक्शन डाल देते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी थी गाइस, हमने अभी देखी, ये वाली वैल्यू थी E by R इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T by RC। तो ये चीज यहाँ पे, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे एक गलत फंक्शन लिख दिया है, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा। सो प्लीज मेक दैट करेक्शन। यहाँ पे ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस E by R E टू द पावर माइनस T by RC। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो अब मैं इसका स्क्वायर डालूंगा यहाँ पे गाइस, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरा आ जाएगा यहाँ पे E बाय आर E टू द पावर माइनस T बाय RC, और इसका स्क्वायर इनटू, तो गाइस ये चीज क्या आई है मेरे पास, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इनसाइड रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ रेट ऑफ हीट डिसिपेशन कैसे वेरी कर रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ कि पावर डिसिपेशन इज, ये आ जाएगा गाइस ई स्क्वायर और बाय आर स्क्वायर इनटू आर, तो ये ई स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, और ई टू द पावर माइनस 2t बाय आरसी रेज टू पावर 2 विल बी ई टू द पावर माइनस 2t बाय आरसी। तो ये गाइस पावर डिसिपेशन इनसाइड द रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया मेरे पास। और जैसे ही मेरे पास आ गया है,
मैं यहाँ पे एक अमेजिंग चीज कर सकता हूँ गाइस, कि टोटल हीट डिसिपेटेड, कि टोटल हीट कितनी डिसिपेट हुई है रेजिस्टर के अंदर, कि ये जो हमारा रेजिस्टर था इसके अंदर टोटल हीट कितनी डिसिपेट हुई है, इससे कितनी टोटल हीट जनरेट हुई होगी वो देखना है। एंड गाइस कितनी देर के लिए हमें देखना है टोटल हीट के लिए, हमारा जो सर्किट है उसके अंदर जो करंट का फंक्शन है वो जीरो से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। ऑल्दो बहुत जल्दी ही वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, बट फिर भी हम पूरे टाइम प्यूरी ड्यूरेशन ऑफ सर्किट के लिए जीरो से इंफिनिटी के लिए हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल हीट डिसिपेटेड इज आई स्क्वायर आर डी टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि एच इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी, और गाइस ये आई स्क्वायर आर जो पावर वाला फंक्शन था ये मैंने जस्ट यहाँ पे निकाला था गाइस, दिस वाज द फंक्शन पावर डिसिपेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि दैट इज ई स्क्वायर बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर सी डी टी। गाइस ई स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट है तो उसको मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल सकता हूँ, मेरे पास इंटीग्रल में आ जाएगा जीरो से इंफिनिटी e to the power minus 2t by rc dt। एंड गाइस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती है, कि हाँ e to the power kx dx की जो इंटीग्रेशन होती है राइट इज e to the power kx by k। तो सिमिलरली प्लस c, बट हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं गाइस, तो हम लिमिट्स डालेंगे इन दी एंड। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि ये आ जाएगा e स्क्वायर बाय r, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा e to the power minus 2t बाय आर सी डिवाइडेड बाय जो इसका कोइफिशिएंट था गाइस टाइम के साथ वो था -2 डिवाइडेड बाय आर सी, और फिर मेरे को अपनी लिमिट्स डालनी है जीरो से लेके इनफिनिटी। नाउ गाइस मैं क्या करने वाला हूं, ये जो माइनस साइन है मैं इसको यहाँ पे, या फिर लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, लेट्स नॉट क्रिएट थोड़ी सी और कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाय आर इनटू, और गाइस मैं ये वाली चीज को बाहर ले आता हूँ ब्रैकेट से, तो ये बन जाएगा आर सी डिवाइडेड बाय -2, एंड ब्रैकेट्स के अंदर जब मैं इंफिनिटी डालूंगा तो वो बन जाएगा गाइस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, एंड जब मैं जीरो डालूंगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी ई टू द पावर जीरो, तो माइनस ई टू द पावर जीरो आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो हीट डिसिपेटेड आ जाएगी गाइस, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, और आई होप यू कैन सी दैट विल बी माइनस हाफ सी स्क्वायर, जो बाहर वाली टर्म्स है वो माइनस हाफ सी स्क्वायर बन जाएंगी, और ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज जीरो, और ये आ जाएगा -1। तो गाइज यहाँ पे एज सिंपल एज दैट मुझे क्या दिख रहा है कि जो हीट डिसिपेट हुई है सर्किट के अंदर, जो हीट डिसिपेट हुई है दैट इज माइनस हाफ सी ई स्क्वायर, जीरो -1, तो ये भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक -1 है। सो आई कैन जस्ट से फाइनली द टोटल हीट डिसिपेटेड is equal to half C E square। तो गाइस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया मेरे पास, जिसको मैं याद रख सकता हूँ कि कोई भी एक सर्किट है जिसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C एंड ईएमएफ इज E, तो टोटल हीट डिस्चार्ज होते होते कितनी डिसिपेट हो जाएगी, हाफ सी ई स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि इस सर्किट को वापस एक बार देखते हैं। यहाँ पे लेट्स ब्रिंग दिस सर्किट बैक, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आ रहा है, और जो टोटल हीट डिसिपेटेड आ रही है अपनी, जो टोटल हीट डिसिपेटेड आ रही है वो आ रही है हाफ सी ई स्क्वायर। एंड अगर हम ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो फंक्शन है अपने पास ये हमारा आ रहा है गाइस इंडिपेंडेंट, it does not depend on r independent of value of resistance, r की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मतलब मैं कितनी भी लार्ज या कितनी भी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूंगा सर्किट के अंदर, जो टोटल हीट डिसिपेट होगी वो सेम ही रहेगी ना। ये चीज बहुत ही रैंडम लगेगी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसे लग रहा है, या कम होना चाहिए, वी डोंट नो।
तो यहाँ पे अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि यार ये जो टोटल हीट डिसिपेटेड है ये रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही है, और नहीं मतलब बिल्कुल ही नहीं कर रही। अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज करूंगा तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाइस पड़ेगा, सर्किट पे असर पड़ेगा अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। और उसके लिए मैं वापस लेके आऊंगा एक चीज जिसकी हमने बात करी थी लेक्चर 6 के अंदर, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट गाइस आरसी था टाउ, एंड ये वो टाइम था जिसके अंदर 63% ऑफ चार्जिंग इज डन। टाइम इन विच 63% of charging happened या completed। तो अब इसको देखते हैं। देखो हमारा जो ये भी चीज हमें याद करनी है कि 99% ऑफ द चार्जिंग वो 10 टाइम कॉन्स्टेंट्स के अंदर हो जाता है। 10 to 15 टाइम कॉन्स्टेंट्स के अंदर 99% चार्जिंग हो जाती है। 99 से 100 जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ द चार्जिंग जो हमारी होती है वो 10 to 15 टाइम कॉन्स्टेंट्स के अंदर हो जाती है कंप्लीट। नाउ अगर मैं ये देखता हूँ तो जैसे जैसे अगर मेरी रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एज रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है टाइम कांस्टेंट इंक्रीजेस। टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब चार्ज करने में जो टाइम लग रहा है वो बढ़ रहा है। कि अगर मेरी रेजिस्टेंस कम होगी तो चार्जिंग जल्दी होगी, अगर मेरी रेजिस्टेंस कम होगी तो चार्जिंग धीरे होगी, स्लोली होगी। और अगर चार्जिंग जल्दी होगी तो उतनी अमाउंट ऑफ हीट वो जल्दी डिसिपेट करेगी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उतनी अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देर में डिसिपेट होगी या फिर स्लोली डिसिपेट होगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टाउ इंक्रीजेस, एंड एंड द टाइम it takes to dissipate the heat of half C square amount increases। बस टाइम में फर्क पड़ रहा है, टाइम का फर्क पड़ रहा है। टोटल जो जो टोटल हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सेम है, बट रेजिस्टेंस बढ़ाने पे टाइम ज्यादा लग रहा है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को डिसिपेट होने में, या टाइम ज्यादा लग रहा है सर्किट को फुल्ली चार्ज होने में। तो ये चीज है कि टाइम चेंज हो रहा है, कि जो हमारा सोचने का है कि हाँ अगर मेरी रेजिस्टेंस कम है तो जल्दी से वो सर्किट चार्ज हो जाएगा, जल्दी से उतनी हीट डिसिपेट हो जाएगी। बट गाइस जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे टाइम टू चार्ज बढ़ेगा, एंड वैसे वैसे हीट डिसिपेट करने का जो रेट है, मतलब जो हीट टोटल डिसिपेट होना है वो धीरे धीरे हो। तो गाइस अब अगर हमें क्लियर हो गया है कि कितनी हीट डिसिपेट हो रही है इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस सर्किट पे क्या फर्क पड़ रहा है, अब हम एक पूरी होलसम पिक्चर बना सकते हैं कि सर्किट के अंदर ओवरऑल क्या कहानी हुई। तो गाइस हमने ये देखा था कि देखो हमारे पास सर्किट था, फिर हमने स्विच बंद करा, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया, चार्ज फिर करंट था। तो गाइस मुझे ये चीज पता है कि फाइनली फाइनल पिक्चर देखता हूँ कि फाइनली क्या होने वाला है। फाइनली फाइनली जो हमारा कैपेसिटर है गाइस, फाइनली उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमें पता है, दैट इज प्लस माइनस सी। एंड फिर मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी, जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर अगर मैं देखता हूं तो वो आ जाएगी गाइस हाफ उसके ऊपर जो भी चार्ज है विच इज सीई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, विच इज अगेन हाफ सीई स्क्वायर। तो ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर है, जिसको मैं गाइस इस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस सिंबल से, यूएफ, कैपिटल यू टाइम्स है टोटल फाइनल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। नाउ गाइस यहां पे अगर मैं सर्किट के अंदर अगर ये चीज देखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट दिस, कि अगर मैं यहां पे इसके ऊपर कुछ प्लस माइनस सीई चार्ज है और इनिशियली दोनों प्लेट्स पे जीरो चार्ज था, तो वो तभी पॉसिबल हुआ होगा ना कि अगर यहां से इस प्लेट से कुछ सीई चार्ज उठ के
इस सर्किट में मूव करता हुआ, बैटरी के अक्रॉस मूव करता हुआ यहां से, और फिर आके उसने अपने आप को यहाँ पे इस वाली प्लेट पे डिपॉजिट कर दिया। तो ये चार्ज की मूवमेंट हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज की मूवमेंट कैसी हुई है सर्किट के अंदर। ये चीज हमें हेल्प करेगी कि यार ये बैटरी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग विद द बैटरी। कि व्हाट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल, यहाँ पे कि एनर्जी लॉस्ट बाय सेल या लॉस्ट बाय बैटरी। एंड गाइस फिर से हम बात करेंगे कि जो हमारा चार्ज है यहाँ पे, जो चार्ज मूव कर रहा है क्यू अमाउंट का, उसकी मैग्नीट्यूड सी टाइम्स ही है। तो मेरा चार्ज इतना मूव करा और उसकी लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पहले इज क्यू डेल्टा भी होता है, चार्ज टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू है सी और पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ है ई अमाउंट का। तो मेरी जो बैटरी ने वर्क करा है दैट इज सी ई स्क्वायर। तो गाइस अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फाइनल पिक्चर कि इनिशियली ना तो कोई हीट डिसिपेट हुई थी, ना कैपेसिटर पे कोई चार्ज था। फिर हमने सर्किट का स्विच बंद करा, फिर चार्ज मूव करने लगा और बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करने लगी। और जो एनर्जी बैटरी सर्किट को प्रोवाइड कर रही थी वो दो पार्ट्स में जा रही थी, दो जगह पे जा रही थी। कुछ एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही थी और कुछ एनर्जी क्योंकि सर्किट के अंदर चार्ज मूव कर रहा था हीट की फॉर्म में लूज हो रही थी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो मेरी ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन होगी यहाँ पे गाइस, वो होगी कि एनर्जी लॉस्ट बाय सेल इज इक्वल टू, एंड गाइस इसको हम एनर्जी लॉस्ट बाय सेल की जगह हम इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख देते हैं। हम बोल देते हैं कि वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल, एंड दैट इज सेम एज एनर्जी लॉस्ट बाय सेल। एनर्जी लॉस्ट बाय सेल is equal to CE square, and that should be equal to, guys क्या चीज, एक तो change in energy stored inside the capacitor, plus heat dissipated inside the resistor। तो यहां पे हमने सारी अकाउंटिंग कर ली है एनर्जी की। कि गाइस अगर मैं यहां पे देखता हूं कि एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई है सीई स्क्वायर के बराबर। चार्ज जो चेंज इन एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर, चेंज होता है गाइस फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर हाफ सी स्क्वायर है और इनिशियल 0 थी। प्लस जो हीट डिसिपेट हुई है गाइस वो भी हम देख चुके हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो सीई स्क्वायर है, हाफ सीई स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर एक्चुअली मैचिंग। सीई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सीई स्क्वायर प्लस हाफ सीई स्क्वायर। तो गाइस मैं ये इक्वेशन हमेशा ही यूज कर सकता हूं फॉर एनी सर्किट। कि यहां पे मैं सिंपल सी इक्वेशन लिख सकता हूं मेरी कि वर्क डन बाय सेल is equal to change in energy inside the capacitor, delta U capacitor, plus the heat dissipated। तो ये गाइस मेरी एक इक्वेशन हो गई है जिससे मैं सारे क्वेश्चंस ऑफ एनर्जी एनालिसिस सॉल्व कर सकता हूं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो मेमोराइज, बट आई वांट यू टू इमेजिन ये सर्किट के अंदर एक्चुअली में हो क्या। एंड फिर मेरे पास जब ये इक्वेशन आ जाएगी तो मैं इसको सीधा, अब मैं इंटीग्रेट करके कभी हीट नहीं निकाला करूंगा गाइस, मैं सीधा बोल दिया करूंगा कि हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट इज वर्क डन बाय सेल माइनस चेंज इन एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। तो मैं इस तरीके से मैं हमेशा हर क्वेश्चन जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का होगा उस केस में हीट डिसिपेटेड निकाल सकता हूं। सो आई होप गाइज ये पूरा एनालिसिस क्लियर है यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत ही सिंपल भी है। और ये क्वेश्चंस जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे कैपेसिटर के हमारे इसी टॉपिक से आएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो कि सारे क्वेश्चन कर पाए तो कंसेप्चुअली सारी चीजें क्लियर भी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ है नहीं हार्ड कंसेप्चुअली। सो मूविंग ऑन गाइस,
टाइप के सर्किट देखते हैं। तो नेक्स्ट सर्किट जो हम देखने वाले हैं वो है डिस्चार्जिंग। तो इस डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक कैपेसिटर लिया इनिशियली, जिसके ऊपर कुछ प्लस माइनस क्यू नॉट चार्ज था, स्विच इनिशियली ओपन था, और एक रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस लगा दी रेजिस्टेंस आर। और फिर हमने क्या करा, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो वी क्लोज दिस स्विचेस। और फिर हमने देखा कि एट एनी टाइम टी मेरे कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज कम हो गया है और उसके ऊपर कुछ प्लस माइनस स्मॉल क्यू बचा है, और सर्किट के अंदर जो करंट है उस टाइम पे वो आई के बराबर है। और ये गाइस हमने फंक्शंस पहले ही निकाल चुके हैं कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर, एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज ई बाय आर, ई टू द पावर माइनस टी बाय, सॉरी ई बाय आर नहीं, क्यू नॉट बाय आर सी, क्यू नॉट बाय आर सी e to the power minus t by r। तो गाइज मेरे पास ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगेन ये डेरिवेशन हम लेक्चर 6 में कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दैट। और अभी अगर हमें कंटिन्यू करना है तो जरूरी नहीं है कि हमें वो चेक करना है। मान लो कि ये फंक्शन है, ऐसे चार्ज वेरी कर रहा है, ऐसे करंट वेरी कर रहा है, आगे की कहानी क्या है? तो आगे की कहानी क्या है गाइज, कि यहाँ पे फाइनली क्या होगा। देखो हमें फाइनल स्टेट भी पता है कि फाइनल स्टेट जो हमारी है, फाइनल स्टेट में कैपेसिटर loses all its charge and energy। कैपेसिटर अपनी सारा चार्ज और सारी एनर्जी लूज कर देता है। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा आगे कि व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना लूज हुआ है गाइस। लॉस हमेशा होता है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है गाइस, इनिशियली कैपेसिटर पे क्यू नॉट चार्ज है, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर हो गई हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। और फाइनल फाइनल कितना है, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज लूज हो चुका है तो सारी एनर्जी लूज हो चुकी है। सो दैट इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। तो कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी लूज करी है। एंड गाइस अगर मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे देखो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मेरा था, दैट वाज क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो अगर मुझे पावर डिसिपेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है विच इज आई स्क्वायर आर, तो आ जाएगा गाइस क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर सी इनटू आर, आई स्क्वायर टाइम्स आर। तो यहाँ पे ये चीज सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी गाइस क्यू नॉट स्क्वायर इंटू आर सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर। एंड गाइस यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, अगर मेरे पास पावर डिसिपेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि जो हीट डिसिपेशन होगी टोटल, वो जीरो से इंफिनिटी आई स्क्वायर आर डी टी होगी गाइस। एंड अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर आर डी टी की वैल्यू डाल दूंगा तो आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर। एंड इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा गाइस, तो जो टोटल हीट डिसिपेटेड आ जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अभी फिर से वही सेम इंटीग्रल आएगा ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर सी। मैं फिर से कर देता हूँ, ऑल्दो मैं पुराना रिजल्ट भी यूज कर सकता हूँ, बट जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर सी डिवाइड बाय माइनस टू बाय आर सी। एंड यहाँ पे ये जीरो से इंफिनिटी आ जाएगा गाइस। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर इनटू आर सी बाय माइनस टू। और यहाँ पे गाइज ये जीरो से इंफिनिटी से जीरो से इंफिनिटी जा रहा होगा, तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ये माइनस वन आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी एक न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर के सी स्क्वायर में से एक सी ले जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। एंड मैं बोल सकता हूँ कि टोटल हीट डिसिपेटेड क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी आ जाएगा, या हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे एनर्जी एनालिसिस क्या बना, ये जो सर्किट है मेरे पास, जस्ट मिनट, कि ये जो मेरा डिस्चार्जिंग सर्किट है गाइस, इसके अंदर मेरा एनर्जी एनालिसिस क्या बना। यहाँ पे कोई बैटरी तो है नहीं,
और एनर्जी कौन लूज करे? कैपेसिटर। और किस फॉर्म में लूज हो रही है यहाँ पे? हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सीधा ही बोल सकते हैं इस वाले सर्किट में कि एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर is equal to heat dissipated, total amount of heat dissipated inside the resistor। और कोई चीज नहीं है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है जो सर्किट के अंदर। तो भाई ये तो हो गया ना, क्योंकि एनर्जी लॉस बाय कैपेसिटर भी हमें पता है कितना है, दैट इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, एंड हीट डिसिपेटेड भी कितना है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। एंड गाइस फिर से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है यहाँ पे, कि फिर से एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। तो मैं हमेशा रादर देन डूइंग दिस इंटीग्रेशन कि पहले पावर निकाली फिर उससे इंटीग्रेट करके हीट निकाला, मैं सीधा ही ये इक्वेशन लगा सकता हूं कि यहाँ पे एनर्जी का जो लॉस हो रहा है दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड। ये वाली इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूं फॉर दिस डिस्चार्जिंग। गाइस तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। एंड फिर से हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के फंडे लगा के हम हीट प्रोड्यूस और ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। एंड अगेन यू माइट हैव सीन दिस कि जो हीट प्रोड्यूस हमने यहाँ पे निकाली थी गाइस, दिस इज अगेन इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले कर रही होगी? सेम रोल प्ले कर रही है। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो इतनी जो डिस्चार्जिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी और उतनी हीट जल्दी डिसिपेट हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो डिस्चार्जिंग थोड़ी स्लो होगी और उतनी अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी स्लोली प्रोड्यूस होगी, धीरे प्रोड्यूस होगी। एज सिंपल। तो गाइस और एग्जांपल करते हैं। हमने बस अभी तक एक कैपेसिटर वाले ही केसेस करे हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। अगर मेरे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर है और हमें ये दे रखा है कि अभी स्विच एस ओपन है, एंड हमें ये भी दे रखा है गाइस कि C1 एंड C2 आर इनिशियली अनचार्ज। तो मतलब दोनों कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं गाइस कि हम पहले तो ये भी दे रखा है हमें कि at t is equal to 0 switch S is closed, कि हमने स्विच बंद कर दिया। तो हमें एनर्जी एनालिसिस करना है। तो गाइस मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि वी कैन यूज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम क्या फंडा लगाएंगे? वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एंड गाइस मैं क्या बोलने वाला हूं कि अगर ये दो मेरे पास कैपेसिटर हैं यहाँ पे, तो मैं इनको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूंगा, C equivalent, where C equivalent we all know that is equal to C1 times C2 divided by C1 plus C2। तो गाइस ये चीज यूज करूंगा और फिर मैं इजीली बोल सकता हूं एक चीज, क्या बोल सकता हूं कि यार एक कैपेसिटर वाला सर्किट तो मैं देख चुका ना, कि अगर एक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, तो मैं फिर ये सीधा ही बोल सकता हूं कि यार जो हीट डिसिपेट होगी दैट इज इक्वल टू क्या चीज? हाफ सिंपली C इक्विवेलेंट टाइम्स E स्क्वायर। एज सिंपल। तो इससे मेरी लाइफ इजी हो जाती है guys। ये मेरी लाइफ को इजी करता है। सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट होगा, लेट्स इमेजिन दिस, C1 C2, या फिर एक ही कैपेसिटेंस लेके करते हैं गाइस। पहले दो रेजिस्टेंस लगी होती, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड आती गाइस, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लाइफ में जो हीट डिसिपेटेड आती इस केस के अंदर, वो सीधा फिर से हाफ C E स्क्वायर आती, क्योंकि रेजिस्टेंस पे टोटल हीट डिसिपेटेड डिपेंड नहीं करती। तो मैं इसको कंबाइन भी कर देता, ये R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ जाता, उससे टाइम कांस्टेंट चेंज कर जाता। टाइम कांस्टेंट वुड हैव बीन R1 प्लस R2 टाइम C, बट
यहाँ पे जो टोटल हीट डिसिपेटेड है वो फिर से वही रहती हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू ई स्क्वायर। सी पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट पे डिपेंड कर रहा है। मूविंग, फिर गाइस लॉजिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना होगा, दिस इज फॉर पैरेलल ओनली। तो जब मैं पैरेलल वाला केस देखता हूं यहाँ पे, और अगर मुझे फिर से ये दे रखा है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, पहले तो ये में ये चीज दे रखी है कि C1 एंड C2 आर इनिशियली अनचार्ज्ड, दोनों पे चार्ज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। एंड फिर एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच एस इज क्लोज, इसको हमने बंद कर दिया। तो फिर से हम यही करेंगे कि इस दो कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे हैं यहाँ पे गाइस, इस वाले सिस्टम को हम एक सिंगल कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, सी इक्विवेलेंट। एंड हमें पता है कि जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू इस केस में आती है गाइस, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है C1 प्लस C2। और जैसे ही आ जाएगा फिर मेरा एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा यहाँ पे कि एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर एंड एक बैटरी। और फिर से मैं बोल पाऊंगा यार एक कैपेसिटर जो अनचार्ज है इनिशियली, उस वाला केस को तो मैं कर चुका हूं, और जो मेरी हीट डिसिपेटेड आएगी फिर से वो आ जाएगी हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू ई स्क्वायर। एंड यहां पे गाइस क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम हाफ C1 प्लस C2 टाइम्स। तो गाइस आई होप दिस इज क्लियर कि जब हमारे पास अनचार्ज कैपेसिटर है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के टोटल हीट डिसिपेटेड निकाल सकते हैं सर्किट के अंदर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि एक कैपेसिटर वाला केस हम कर चुके हैं। एक कैपेसिटर वाले केस में हम देख चुके हैं कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी होती है, ईएमएफ ई होती है सर्किट के अंदर, तो टोटल हीट प्रोड्यूसेस हाफ सी स्क्वायर, वो हम मैथमेटिकली डिराइव कर चुके हैं। तो हम ये चीज फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन जनरल एक केस दिखा देता हूं कि इन जनरल अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ऐसा कुछ नेटवर्क दे रखा है कि सीरीज भी दे रखा है, पैरेलल भी दे रखा है मुझे, और ये ईएमएफ ई दे रखी है। तो यहाँ पे गाइस सिंपल सी बात है, ये जो पूरा नेटवर्क है इसको उठाओ, लेट से इन सबकी कैपेसिटेंस रखी है C1 C2 C3 C4, एंड फिर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। एंड जैसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, देन यू कैन फाइनली जस्ट से दिस थिंग कि टोटल heat dissipated is equal to half C equivalent into E square। सीधा आंसर आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो गाइस दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट मेजरली तो यहाँ पे। बट एक और चीज इसके अंदर जो मैं ऐड करने आता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ओनली वैलिड, ओनली वैलिड when all the capacitors are initially uncharged, कि किसी भी कैपेसिटर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तभी हम ये सारी बातें कर सकते हैं। अगर किसी भी कैपेसिटर पे, इनमें से ये जो चार कैपेसिटर लगे इनमें से एक भी कैपेसिटर पे इनिशियली कुछ चार्ज होता, तो फिर ये पूरा डिस्कशन गलत हो जाता, और फिर टोटल अमाउंट ऑफ हीट हाफ सी इक्विवेलेंट ई स्क्वायर ना होती। चेक करते हैं क्या मतलब है इसका। तो गाइस मैं एक थर्ड एग्जांपल यहाँ पे करने वाला हूँ। थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या है कि मुझे कैपेसिटर दे रखा है जिसके ऊपर इनिशियली कुछ चार्ज दे रखा है कि दिस कैपेसिटर इनिशियली हैज सम चार्ज एंड at t is equal to 0 switch S is closed।
अब हमने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया एट t इज इक्वल टू 0 स्विच को, तो अब इसके अंदर चार्ज आ जाए, मतलब चार्ज मूव करने लगेगा सर्किट के अंदर, करंट आ जाएगा, एंड गाइस फिर से वही पिक्चर बनेगी जो हम बार बार बनाते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट यहाँ पे साइड में, कि यहाँ पे अब कुछ चार्ज चेंज होके कुछ प्लस माइनस क्यू मान लेते हैं, एंड सर्किट के अंदर कुछ आई करंट हो जाएगा गाइस। तो हम ये सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि बेसिकली चार्ज और करंट की वैल्यू क्या है। वी कैन फाइंड चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हम निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा केवीएल लिख के और वो सारी चीजें। बट अभी के लिए वी डू नॉट नीड देम, वी डू नॉट नीड देम फॉर एनर्जी एनालिसिस। ये सबसे अमेजिंग बात है एनर्जी एनालिसिस की, कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए होते अगर मुझे एनर्जी एनालिसिस करनी होती है। इस एनर्जी एनालिसिस के लिए क्या चाहिए होता है, इनिशियल पिक्चर और फाइनल पिक्चर। यही ब्यूटी है पूरे एनर्जी मेथड, एंड यही सारी चीजें हम इसीलिए एनर्जी मोमेंटम चैप्टर अलग से करते हैं, कि दिस इज हैपनिंग इनिशियली, दिस इज द इनिशियल पिक्चर एंड दिस इज द फाइनल पिक्चर। कि फाइनल पिक्चर में क्या हो रहा है गाइस, फाइनल पिक्चर में जो चार्ज आना था वो आ चुका है, जो करंट आना था वो आ चुका है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर कुछ क्यू एफ चार्ज आ चुका है, इसके ऊपर ये स्टेडी स्टेट रीच कर चुका है। और हम फिर केवीएल लगा के यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करा और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए अगर मैं केवीएल लगाऊंगा, करंट हमें पता है फाइनली 0 है सर्किट के अंदर, तो केवीएल लगाते हुए मेरे पास आ जाएगा कि ई माइनस क्यू एफ बाई सी इज इक्वल टू 0, giving me final charge on the capacitor QF as C times E। तो हमें पता लग जाएगा कि कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज ही है। तो इनिशियल और फाइनल पिक्चर देख के गाइस मैं ये क्वांटिटीज कंप्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे लगे आदि कर लेते हैं यहाँ पे, कि गाइस इनिशियली जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है दैट इज सीई बाई टू, तो इनिशियल एनर्जी जो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है दैट इज हाफ इनिशियल चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, और ये चीज आ जाएगी गाइस मेरे पास सीई स्क्वायर बाय ए। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू एग्जिस्टिंग 1/2 1/8 हो जाएगा, और सी स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय सी सी ई स्क्वायर। और जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है गाइस वो यहाँ पे आ जाएगा हाफ फाइनल चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ सी ई स्क्वायर। तो गाइस मैं बोल सकता हूं कि जो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर आएगा वो आ जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी की वैल्यू कितनी है हाफ सी ई स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 1/8 सी ई स्क्वायर। गाइस इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज इसको 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 4 से डिवाइड कर लो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो ये 3/8 आ जाएगा। तो एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर डेल्टा यू कैपेसिटर इज इक्वल टू 3/8 सी ई स्क्वायर। एंड गाइस वर्क डन बाय कैपेसिटर भी देखना है अपने को। तो गाइस ये मेरे पास इनिशियल पिक्चर है, एंड यहां पे ही मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे पास फाइनल पिक्चर है जब इसके ऊपर सीई चार्ज आ जाएगा। तो गाइस यहां से यहां सोचना है कि मैं यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरे चार्ज ने कैसे मूव करा होगा। तो चार्ज ने कैसे मूव करा होगा, बहुत सिंपल है ना, कि यहाँ पे पहले माइनस सी बाई टू चार्ज है राइट वाली प्लेट पे, और फाइनली माइनस सी चार्ज है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस प्लेट से कुछ सीई बाई टू चार्ज उठ के इस सर्किट में मूव करके इस बैटरी के अक्रॉस मूव करके अपने आप को इस वाली प्लेट पे डिपॉजिट करेगा, तभी तो जाके लेफ्ट वाली प्लेट पे माइनस सी चार्ज आएगा। तुम्हारे पास 5 रुपए है और तुम्हारे पास 10 रुपए होना चाहिए, तो 5 रुपए आने पड़ेंगे ना। तो सिमिलरली ऐसी कुछ है कि सीई बाई टू था चार्ज और फाइनली सीई हो रहा है, तो सी बाई टू चार्ज ऐड हुआ होगा, तो वो राइट वाली प्लेट से मूव करके लेफ्ट वाली प्लेट पे डिपॉजिट हुआ होगा। तो बट यहाँ पे हमें जो मेन चीज डायग्राम में देखनी है वो बैटरी को देखना है,
कि बैटरी के अक्रॉस देखता हूं तो बैटरी के अक्रॉस CE/2 चार्ज मूव करा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय बैटरी या सेल दैट इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ जाएगा CE/2, चार्ज ने मूव करा है और EMF ऑफ द बैटरी C, तो CE² आ गया है। तो वर्क डन बाय बैटरी CE²/2 आ गया है। एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर इज 3/8 CE²। और फाइनली हम सब कुछ जोड़ के यहाँ पे लगा सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास गाइस, ये इक्वेशन आ जाएगी कि वर्क डन बाय बैटरी, जो बैटरी ने मेहनत करी, जो बैटरी ने एनर्जी दी, वो कहाँ गई? वो दो चीजों में गई। एक तो चेंज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस हीट की फॉर्म में गई। इसकी वैल्यू हमने निकाली है गाइस, दैट इज हाफ CE²। और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 3/8 CE², एंड दिस इज हीट। तो जो हीट डिसिपेटेड आ जाएगी गाइस, वो आ जाएगी मेरे पास हाफ CE² माइनस 3/8 CE²। गाइस फिर से इसको सॉल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे गाइस क्या, 4 minus 3 divided by 8, so this will be CE²/8। तो जो मेरी टोटल हीट डिसिपेटेड आ रही है वो CE²/8 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू हाफ CE²। तो यहां पे ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, हाफ C इक्विवेलेंट E²। और ये इसलिए काम नहीं कर रहा है बिकॉज कैपेसिटर had some इनिशियल चार्ज, कि कैपेसिटर के ऊपर कुछ इनिशियली चार्ज था, उस वजह से हमारी जो हीट डिसिपेटेड आ रही है दैट इज नॉट हाफ CE²। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक सारे कैपेसिटर्स आर अनचार्ज तब तक हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। हम बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, उनको कंबाइन कर दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकाल के हम सीधा ही फॉर्मूला लगा के बोल सकते हैं कि जो हीट डिसिपेटेड है वो हाफ C इक्विवेलेंट E² है। बट अगर कैपेसिटर में कुछ भी इनिशियली चार्ज दे रखा है, CE/2 इस केस में दे रखा था, फिर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर तुम्हें इनिशियल और फाइनल पिक्चर को देख के चेंज इन एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर, की कैपेसिटर कितनी एनर्जी गेन करी, और फिर इनिशियल और फाइनल पिक्चर देख के कि बैटरी के क्रॉस कितना चार्ज मूव करा है, तो बैटरी ने कितना वर्क करा है वो निकाल के फिर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन वाली ये इक्वेशन लगा के इन सारी चीजों को यूज करके ही या तो अ गुड क्वेश्चन जो इस तरीके से आएगा वो इस चीज का आएगा कि चार्ज कैपेसिटर, और फिर तुम्हें दे रखा होगा कि फिर चार्जिंग हुई फाइनल, और बताओ कि टोटल हीट डिसिपेट। तो ये वाला क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को फिर से करो, कुछ चार्ज खुद से चेंज करके, खुद से भी एक रैंडम चार्ज लेके अपने दोस्त को दो, करो साथ में बैठ के, आंसर्स मैच करो, एंड देखो कि हम सब सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड प्लीज डू अटेंड द ट्यूटोरियल क्लास में और ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। तो गाइस आई होप दिस मेक सेंस। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक कैपेसिटर सी का, एक कैपेसिटर 2C का, और इसके ऊपर इनिशियली चार्ज है कि कैपेसिटर कैपेसिटर ऑफ capacitance C has initial charge। 2C पे कोई चार्ज नहीं, 2C अनचार्ज है, 2C के ऊपर 0 चार्ज। एंड फिर हमने क्या करा गाइस, ये जो स्विच S था इसको at t is equal to 0 बंद कर दिया। अब गाइस फिर से हम वो वाली पिक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कितनी हीट डिसिपेट हो रही है। हमें निकालना है कि टोटल हीट डिसिपेटेड इनसाइड द सर्किट कितनी हीट डिसिपेट। तो गाइस ये तो इनिशियल पिक्चर दिख रही है, फाइनल पिक्चर बनाते हैं कि फाइनली क्या हो रहा है। तो मैंने वही बोला ना कि अगर मुझे एनर्जी एनालिसिस करना है तो मुझे इनिशियल पिक्चर देखनी है, फाइनल पिक्चर देखनी है, और गाइस यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा कि हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट E²। दैट विल बी रॉन्ग, दैट कैन नॉट बी डन यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली इसके ऊपर कुछ चार्ज है। तो ये फॉर्मूला मैं सोच भी नहीं रहा। तो अब मुझे बस इनिशियल पिक्चर दिए रखी है, तो मैं फाइनल पिक्चर देखता हूँ कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा। यहाँ पे पहले ये नेटवर्क कॉपी कर लेते हैं। एंड गाइस फाइनल पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं
और मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि यार देखो हमें फाइनल पिक्चर में नहीं पता होता क्या होता है. दिस इज द फाइनल पिक्चर which means after a very long time, after a very long time, जब सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका होगा. तो जब मुझे चीजें नहीं पता होती कि क्या क्या चार्ज है, तो मैं मान लेता हूं कि इनके ऊपर कुछ चार्ज आए हैं, इसके ऊपर प्लस माइनस Q1 और इसके ऊपर प्लस माइनस Q2. एंड मैं Q1 और Q2 जो फाइनल चार्ज है दोनों कैपेसिटर पे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं बाय अप्लाइंग केवीएल. मैंने यहां से स्टार्ट करा इस पॉइंट ओ से, मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड मैं जब केवीएल लिखूंगा गाइस, तो मेरे पास केवीएल वाली इक्वेशन आएगी E माइनस, पहले वाले कैपेसिटर पे Q1 चार्ज है, मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा हूँ, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो Q1 बाय C. फिर मैं दूसरे कैपेसिटर पे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा हूँ, तो माइनस Q2 बाय C इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई है गाइस, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C. इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी Q1 प्लस Q2. नाउ गाइस, एक अमेजिंग सी चीज यहाँ पे जो देखने वाली है कि मेरे पास दो अननोन है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू नहीं पता है, और मेरे पास इक्वेशन एक ही आई है, और दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए होती है, तो एक और इक्वेशन बनानी है. और एक और इक्वेशन कहां से बनेगी गाइस? फिर से मैं इनिशियल और फाइनल पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूं. इनिशियली मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये मेरे पास इनिशियल पिक्चर है. फाइनली मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है. दिस इज द फाइनल. नाउ गाइस, मैं यहाँ पे छोटा सा आर्ग्यूमेंट तुम लोगों को देना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूं, तो ये वाली जो दो प्लेट्स हैं, ये जो दो अंदर वाली प्लेट्स हैं सिस्टम की, ये पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है, बट बाकी और दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं. तो इन पे जो भी चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा. तो चेयर चार्ज सेम रहेगा, तो इनिशियल चार्ज यहां पे बोल दूंगा कि इनिशियल चार्ज ऑन द इनर प्लेट्स, लेफ्ट वाले कैपेसिटर की अंदर वाली प्लेट पे माइनस CE/2 चार्ज है, और राइट वाले पे 0 है. और गाइस फिर यहाँ पे फाइनल पिक्चर देख के मैं बोल सकता हूँ कि जो फाइनल पिक्चर है कि फाइनल चार्ज ऑन इनर प्लेट्स, जो यहाँ पे हो जाएगा गाइस, इसके ऊपर माइनस Q1 चार्ज है, इसके ऊपर प्लस Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दैट विल बी माइनस Q1 प्लस Q2. और फिर मैं बोल दूंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मेरे पास आ जाएगा कि Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस CE/2. दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन 2. और ये वाली जो इक्वेशन पहले हम निकाली थी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1. तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. लेट्स ऐड 1 एंड 2. ठीक है, तो इसको Q1 प्लस Q2 और ये Q2 माइनस Q1 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? बच जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू CE माइनस CE/2. और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस कि 2 टाइम्स Q2, ये वाले ऐड हो जाएंगे और Q1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू CE/2. तो मेरे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी गाइस CE/4. तो चार्ज मेरे पास आ गया है Q2 की वैल्यू, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 इज CE/4, एंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 जो आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके गाइस, ये हमारे पास था Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू CE. यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल टू CE माइनस Q2, और गाइस CE में से C/4 घटाऊंगा तो ये C3CE/4 आ. तो गाइस मेरे पास इनिशियल चार्जेस आ गए हैं, फाइनल चार्जेस आ गए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. ये वाली पिक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. इनिशियली हमें पता था दोनों पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है. फाइनली हमने सॉल्व कर लिया गाइस, Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल ली है. Q1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं CE
3CE/4 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं गाइस, दैट इज CE/4 एंड गाइस यहाँ पे आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो यहाँ पे एक चीज चेंज कर लो कि दोनों की कैपेसिटेंस सी है, तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, इससे हमारा वैसे भी वो सही हो जाएगा। और मैंने जो यहाँ पे लिखा था, अगर मैं 2C करता तो यहाँ पे मुझे Q2/2C करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे C करा है सॉल्व करने के लिए, तो मतलब मैंने इसकी कैपेसिटेंस भी C है, तो जस्ट मेक दैट करेक्शन, कैपेसिटेंस C कर दो और यहाँ पे भी गाइस कैपेसिटेंस C कर देंगे। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि देखो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, इनिशियल एनर्जी stored in capacitors is half CE/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, और ये वैल्यू आ जाएगी गाइस फिर से CE²/E, और जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है गाइस, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी मेरे पास हाफ पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 3CE/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C प्लस हाफ CE/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा गाइस, तो ये पहले वाली टर्म आ जाएगी 9/32 CE², एंड जो दूसरी वाली टर्म आ जाएगी गाइस, ये आ जाएगी CE²/32। यहाँ पे देख सकते हो 16 × 2 32 हो जाएगा, और ऊपर 9 आ जाएगा। यहाँ पे गाइस 16 × 2 डिनोमिनेटर में 32 आ जाएगा। इनको ऐड करने पे जो मेरी फाइनल एनर्जी आ जाएगी 10/32, विच विल बी 5/16 CE। तो गाइस मेरे पास फाइनल एनर्जी आ गई है, मेरे पास इनिशियल एनर्जी आ गई है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन एनर्जी है, जो मैं फाइनल निकालना चाहता हूँ, कि चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर डेल्टा यू कैपेसिटर, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू CE², 5/16 माइनस 1/8। तो गाइस यहाँ पे इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3/16 CE²। ये मेरा चेंज इन जो इंक्रीज हुआ है कैपेसिटर के पास, इनिशियल से फाइनल जो एनर्जी आई उसकी वजह से कुछ इंक्रीज हुआ है कैपेसिटर की एनर्जी में, और वो जो आंसर आया दैट इज 3/16 CE²। और हमें हीट निकालना है, तो मुझे एनर्जी कितनी कैपेसिटर को मिली है वो तो पता लग गया, बट अब मुझे निकालना है कि बैटरी ने कितना वर्क करा है, और वो भी थोड़ा सा ट्रिकी होगा गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, तो इनिशियली ऐसी कुछ दुनिया दिख रही थी मेरे पास, इनिशियली इसके ऊपर +-CE/2 चार्ज था, इसके ऊपर 0 चार्ज था, और फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसके ऊपर +-3CE/4 चार्ज है, और इसके ऊपर +-CE/4 चार्ज है गाइस। तो यहाँ पे इसके ऊपर 0 था, और फाइनली इस वाली राइट वाली प्लेट, राइट मोस्ट प्लेट पे -CE/4 चार्ज आ गया है। तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि इस वाली प्लेट को कुछ CE/4 चार्ज छोड़ के गया होगा, और CE/4 चार्ज छोड़ के बैटरी के अक्रॉस मूव करा होगा, और वो मूव करके फिर इस वाली प्लेट पे डिपॉजिट हुआ होगा, तो मेरे पास ये फाइनल चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन आई होगी। तो मैं कहीं यहाँ पे सिंपल सी ये बात बोल सकता हूँ कि अगर बैटरी की ईएमएफ ई है, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू कितना मूव करा है चार्ज, CE/4, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई, तो ये आ जाएगा CE²/4। एंड अब हम फाइनल आंसर दे सकते हैं गाइस। अब हमने जितनी भी मेहनत करी है, एग्जाम में हम थोड़ा जल्दी करेंगे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लगा हो कि लंबा खिंच गया है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और यहाँ पे फिर मैं फाइनली वो देख सकता हूँ कि अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, कि फाइनली जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा, तो मैं फिर से बोलूंगा
कि वर्क डन बाय बैटरी is equal to change in energy stored inside the capacitor plus heat dissipated. एंड गाइस फिर मैं फिर से बोलूंगा कि ये वाली वैल्यू जो मैंने निकाली है दैट इज CE स्क्वायर बाय 4 एंड जो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर है वो मैंने निकाली है 3/16 CE स्क्वायर। ये आ जाएगी 3 CE स्क्वायर बाय 16। तो जो मेरी हीट डिसिपेटेड आ जाएगी वो आ जाएगी CE स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 CE स्क्वायर बाय 16। एंड गाइस यहाँ पे फिर से मैं वो करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूंगा डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, और 4 माइनस 3 आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर में। तो मेरे पास जो टोटल हीट डिसिपेटेड आ जाएगा, टोटल हीट डिसिपेटेड वो आ जाएगा मेरे पास गाइस CE स्क्वायर बाय 16। तो गाइस यहां पे हमने सारे तरीके की जो प्रॉब्लम्स है एनर्जी एनालिसिस वाली देखी, सिंगल कैपेसिटर चार्जिंग, सिंगल कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, और अगर हमने देखा था कि अगर अनचार्ज है तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हाफ सीरीज। फिर हमने देखा कि मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और सारे कैपेसिटर अनचार्ज है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के हम हाफ सी इक्विवेलेंट ई स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कैपेसिटर चार्ज है तो फिर वो वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इनिशियल डायग्राम देखो, फाइनल डायग्राम देखो। इनिशियल और फाइनल डायग्राम को देख के ये निकालो कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी बड़ी है, फिर देखो कि कैपेसिटर से चार्ज कितना मूव करा है, तो बैटरी के अक्रॉस कितना चार्ज मूव करा है, तो बैटरी ने कितना वर्क करा है, और फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर प्लस हीट, और उससे हम हीट निकालेंगे। और यहाँ पे जब दो कैपेसिटर लगे थे, दो कैपेसिटर के अंदर हमने देखा कि एक कैपेसिटर अनचार्ज, एक कैपेसिटर चार्ज था, फिर से हम हाफ सी इक्विवेलेंट ई स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर से हमने वही स्टेप्स करे, इनिशियल पिक्चर फाइनल पिक्चर। बस इनिशियल और फाइनल पिक्चर बनाने में हमने दो चीजों का यूज करा, केवीएल का, एक केवीएल का यूज करा और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें अगर हम कर लेंगे तो आई डू नॉट थिंक हम कैपेसिटर की कोई भी प्रॉब्लम छोड़ के आएंगे, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं देखा जाऊं, जितना हमने स्टार्टिंग से लेके लेक्चर 8 तक कवर कर लिया है आज तक, ये सफिशिएंट है 99.9% ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व करने। बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें बच गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे गाइस। सो आई वांट यू गाइस कि ये वाले लेक्चर को बहुत ही ज्यादा बढ़िया से, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ये चीज पक्की कर लो, इसकी ट्यूटोरियल क्लास लगा लो और क्वेश्चंस कर लो। एंड गाइस मेक श्योर कि यू गेट दिस चैप्टर, इट इज अ स्कोरिंग चैप्टर, इजीली क्वेश्चंस एडवांस और मेंस दोनों से आते हैं, जितना भी हमने डिस्कस करा है दैट इज सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चंस इन बोथ द एग्जाम्स, मेंस एंड एडवांस। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।